सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टॉक्स। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, हाउ टू लर्न इजीली टू परफॉर्म क्लीनिंग वैलिडेशंस, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट क्लीनिंग वैलिडेशंस लर्निंग सीखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट गाइडलाइन के बारे में कि कौन-कौन सी गाइडलाइन है क्लीनिंग मेडिसिन्स की। और फिर उसके बाद हम एक एपिक की गाइडलाइन लेंगे और उसका डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या दिया है, हम हर एक चीज़ को समझते हैं और उसको थोड़ा प्रॉपर, जैसे गाइडलाइन काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे उसको थोड़ा स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टूड हो जाए कि गाइडलाइन क्या बोलना चाह रही है, गाइडलाइन में क्या रेफरेंस है, हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और हम उसको हमारी इंडस्ट्री या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज एन एकदम ईज़िली वे में इसको हम अंडरस्टूड करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लीनिंग पर्सन की गाइडलाइन कौन है। तो मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। जस्ट मिनट, मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली लैपटॉप थोड़ा स्लो हो रहा है, तो आई एम शेयरिंग माय एंटायर स्क्रीन टू यू। तो आई होप कि आपको ये मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है और शायद सबको ये दिख रहा होगा। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट मिनट, अभी सिस्टम थोड़ा ओपन कर रहा है। या तो एक्चुअली मैं एपिक की गाइडलाइन को ओपन कर रहा हूँ, लेकिन ये होस्टिंग का कुछ एरर आ रहा है, शायद एपिक के सर्वर में कुछ एरर है, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। तो एक मैंने यहाँ पर एक दूसरा गाइडलाइन आपके लिए खोल के रखा, आर्टिकल है ये। ठीक है, ये आर्टिकल मुझे जस्ट गूगल सर्च करके मिला है। तो ठीक है, इसमें हम समझ लेते हैं कि क्लीनिंग मेडिसिन्स के बारे में, मतलब क्या होता है क्लीनिंग मेडिसिन। तो जनरली जो क्लीनिंग मेडिसिन होता है ना, जैसे हम जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, या इवन तो हम हमारे पर्सनल वर्क या हमारे घर पर भी अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे प्रीवियस इक्विपमेंट, मतलब जो भी यूटेंसिल्स है, उसको हम क्लीन करते हैं। उसके बाद ही हम नया कुछ बना सकते हैं। जैसे अगर हमने सुबह कुछ बनाया है, शाम को अगर कुछ बनाना है, तो जो सुबह बनाया था उसको वहाँ से फिनिश करने के बाद हम उसको क्लीन करेंगे, तभी हम उसको इवनिंग में अगेन कुछ बना सकते हैं। वैसे ही फार्मा इंडस्ट्री में भी सेम कंसेप्ट है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब कोई पुराना प्रोडक्ट हमारा क्लीन होगा, उसके बाद ही हम नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं। एग्री? तो ये है जनरल एक सिंपल सा डेफिनेशन, आपको मतलब इस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको ये इजीली अंडरस्टूड हो जाए कि क्लीनिंग मेडिसिन होता क्या है। तो एक्चुअली क्लीनिंग मेडिसिन में मुझे जो मेरी क्लीनिंग प्रोसीजर्स है, मुझे उसको वैलिडेट करना है कि क्या वो कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रीवियस प्रोडक्ट को रिमूव कर रही है या नहीं कर रही है। नॉट ओनली द प्रीवियस प्रोडक्ट, हमारे साथ में वहाँ पर कुछ प्रीवियस प्रोडक्ट का इम्प्योरिटीज़ भी होगा, प्रीवियस प्रोडक्ट का कलरेशन भी होगा। कोई अगर कलर प्रोडक्ट है, जैसे फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि आपके टैबलेट्स के कलर्स होते हैं, तो वहाँ पर कलर्स भी यूज़ करते हैं, कलर कॉर्न के जो कलर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटीज़ कि वो कलर भी हमारा रिमूव्ड हो जाना चाहिए। देन उसके बाद हम क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि फॉर्मुलेशन में हम टीपॉल का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एज़ अ क्लीनिंग एजेंट। देन उसके बाद हम सोलुजेट का जो एक सॉल्यूशन है, हम उसको यूज़ करते हैं एज़ अ क्लीनिंग एजेंट। तो हम जिस एजेंट से क्लीन कर रहे हैं, क्या वो एजेंट भी रिमूव हो पा रहा है हमारे लास्ट रिंसिंग साइकिल से? तो हमको ये इंश्योर करने के लिए उसको क्यूसी में 2 सैंपल भेजने होते हैं। एक सैंपल हमारा एनालिसिस होता है, उसमें जो प्रीवियस प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, वो एनालिसिस होता है कि वो उसमें कितना है, अवेलेबल है या नहीं है। अभी उसका लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ऑलरेडी मैं एक इस पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो भी जानना है कि हम क्लीनिंग वेसल्स के लिए मैक्सिमम अलाउएबल कैरी ओवर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसके ऊपर आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ताकि आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ। बट अगेन हम इसको जब एपिक का गाइडलाइन अभी खुल जाएगा, तो हम उसको डिटेल में समझेंगे, तो उस चीज़ को मैं फिर से इसमें कवर करने वाला हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इनिशियली पूरा प्रॉपर वे में, मतलब क्योंकि वो मेरा इनिशियल फेज़ था, तो उस समय मतलब वीडियो में मुझे क्या बताना है, क्लैरिटी नहीं था। लेकिन अभी
जस्ट मेरे को ये आइडिया है कि मैं अपने लैपटॉप से जूम मीटिंग के थ्रू इसको लाइव स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे ऐसे बोल रहे थे कि तुमने जो वीडियो बनाया है वो ठीक है, लेकिन हमको अगर कुछ बोर्ड वगैरह या पेन वगैरह का यूज़ करके या पीपीटी का यूज़ करके अगर एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो उसी चीज़ को मतलब मैंने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए अभी ये ज़ूम से मैं डायरेक्ट आपको गाइडलाइन शेयर करता हूँ आपके साथ में, और डायरेक्ट हम गाइडलाइन पर ही बात करेंगे, ताकि डायरेक्ट मतलब जो हमारी प्रोसीजर्स वगैरह जो बनी है, वो गाइडलाइन के रेफरेंस से ही बनी है। तो क्यों ना कि हम डायरेक्ट जो चीज़ जहाँ से बनी है, उसी को हम वहीं से गेन करें। तो हम हमारी अगर प्रोसीजर में कोई चीज़ छूटी भी होगी, तो हम उसको यहाँ से हमारी प्रोसीजर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वैलिडेशन क्या होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, कि वैलिडेशन हमारा मतलब क्यूए का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूए का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? जनरली मतलब फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो वैलिडेशंस है, वो अंडर स्कोप ऑफ द क्यूए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्यूए इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैलिडेशन। बट क्यूए ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है वैलिडेशन के लिए? वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि क्यूए का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैच रिलीज करना, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना। जब तक वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर नहीं करेंगे, तो वो बैच को रिलीज़ नहीं कर पाएँगे। तो उनको रिलीज़ करना है ऑन द डेली बेसिस। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका जो प्रोसीजर्स है, उसमें कहीं एरर्स हो गए, कुछ भी माइनर्स इफ्स एंड बट्स होंगे, तो वो रूटीन बेस पे हर एक बैच को इवैल्यूएट करेंगे, इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्यूए ने क्या किया, प्रोडक्शन ने कहा कि हमारा एक प्रोसीजर है, हम उसके थ्रू बैचेस बनाते हैं। तो क्यूए ने कहा कि हम हर एक बैच को नहीं इतना मॉनिटर कर सकते हैं, तो मैं आपकी जो प्रोसेस है, उसको मैं वैलिडेट करके देखूँगा, कि वो प्रोसीजर वैलिड है या नहीं है। तो उसको वैलिडेट करने के लिए क्यूए इज़ रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस वैलिडेशन, फॉर द cleaning validation, for the analytical method validation, as well as the computerized system validation, to ensure the all the validations and all the systems are consistently work with the fully compliance। तो इसको हम एक समझते हैं एग्जांपल से, जैसे कि अगर प्रोडक्शन ने एक प्रोसेस के थ्रू बैच बना दिया, तो क्यूए क्या करेगा, उसमें एडिशनल अपने प्रोटोकॉल के थ्रू उसमें एडिशनल स्टडी करेगा, क्योंकि जनरली जो प्रोसेस वैलिडेशन है और जो प्रोसेस जो बनेगी डेली, जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, जैसे अगर कोई टेम्परेचर का रेंज दिया है, 80 से 120 डिग्री का रेंज दिया है, ठीक है? ये रेंज काफ़ी बड़ा हो गया, बट एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि अगर 80 से 120 डिग्री का टेम्परेचर का रेंज है, तो जनरली प्रोडक्शन क्या करेगा, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही बनाएगा, ऑप्टिमम स्पीड पर। अगर कंप्रेशन मशीन है, कंप्रेशन मशीन में भी अगर उसका स्पीड 1 लाख से 2 लाख का स्पीड है पर आवर, तो उसको क्या करेगा प्रोडक्शन पर्सन, 1 एंड हाफ लाख की जो स्पीड है, उस पर ही उसको रन करने वाला है। तो क्यूए ने क्या कहा कि इन केस कभी आपका स्पीड कम हो गया, एनी रीज़न अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया, उसमें स्पीड कम हो गया, टेम्परेचर में कुछ वेरिएशंस आ गया, आपकी यूटिलिटी में प्रॉब्लम आ गए, पावर कट डाउन हो गया, पावर आउटेज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो लेकिन प्रोडक्शन टीम क्या करेगी कि उसको हमेशा कंटिन्यू एक ही ऑप्टिमम स्पीड पे चलाने वाली है। तो क्यूए क्या इंश्योर करता है कि इन केस अगर आपका टेम्परेचर बिलो भी जाता है, अगर आपकी ऑप्टिमम से अगर डाउन द लेवल भी आता है, तो मैं उस रेंज को ही पूरा वैलिडेट कर दूँ, तो मेरे लिए हर बैच में इतना मॉनिटरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, और मेरा प्रोसीजर कंसिस्टेंट है और मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा आपकी प्रोसेस के ऊपर। तो क्यूए प्रोडक्शन को ये बोलता है कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ आपकी प्रोसेस के ऊपर, ये स्टडी, ये मेरा प्रोटोकॉल है, वो उनको रिव्यू के लिए देते हैं। तो प्रोटोकॉल पे एक प्रोडक्शन पर्सन भी उसको रिव्यू करता है, और क्यूसी क्योंकि अब क्योंकि प्रोसेस है, अभी प्रोसेस मुझे दिखती नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि प्रोसेस अच्छी है या बुरी है। उस प्रोसेस से जो आउटपुट आ रहा है, उस प्रोसेस के आउटपुट को मैं मेज़र कर सकता हूँ, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी मेथड के थ्रू मैं इसको चेक कर सकता हूँ। बट क्या है, जैसे ड्राइंग हो रहा है, अभी ड्राइंग हो रहा है, वो मुझे फिज़िकली दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो इक्विपमेंट के अंदर ड्राइंग हो रहा है। तो उस केस में क्या है, अभी क्लीनिंग में का जो एडिशन है, उसमें भी ये क्लीनिंग हो रहा है, लेकिन अभी क्लीनिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे दिख नहीं रहा है। बट क्लीनिंग कर रहा हूँ मैं, तो अगर मुझे ये चेक करना है कि क्लीनिंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो मुझे उसका कुछ सिंपल, कुछ आउटपुट सैंपल लेना होगा। उस सैंपल को मुझे क्यूए को देना, क्यूसी को देना होगा। क्यूसी उसको एनालिसिस करके बताएगा कि इसमें जो चीज़ मैं पता करना चाह रहा हूँ, वो है या नहीं है? और अगर है तो कितने लेवल तक है, कितनी अमाउंट में है। तो ये एक जस्ट बेसिक्स कांसेप्ट है। तो
क्यूए अपने एडिशनल कॉन्फिडेंट को गेन करने के लिए, अपने इंक्रीज करने के लिए, कंप्लायंस को इंक्रीज करने के लिए, ताकि उनको बेच रिलीज में फर्दर अगर कोई मार्केट कंप्लेंट आएगा तो सबसे पहले कंप्लेंट किसके पास आएगा? क्यूए के पास। अगर कोई रेगुलेटरी ऑडिटर ऑडिट करेगा, अगर प्रोसेस में एरर मिल रहा है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो क्यूए को पूछने वाला है कि तुमने प्रोसेस को रिलीज बेच को रिलीज कैसे किया? आपने वेलिडेशन को इंश्योर किया क्या? क्लीनिंग को इंश्योर किया क्या? आपकी प्रोसीजर रोबस्ट है क्या? वो सारे क्वेश्चन क्यूए से करेगा। अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स आती है तो क्यूए क्या सोचता है कि मैं पहले से ही अपनी प्रोसीजर को रोबस्ट बना करके ही पेजेस को रिलीज करूं, ताकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो नहीं आए। तो वेलिडेशन का एक ये कंसेप्ट है। और वेलिडेशन का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो वेलिडेशन इज अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, जो गाइडलाइन में दिया हुआ है, विच documented evidence that can be a consistently clean the previous product, its predetermined specifications and quality attributes। एक्चुअली यहाँ पर भी दिया हुआ है डेफिनेशन का, लेकिन ये ठीक है, एक आर्टिकल इसमें प्रॉपर मतलब पूरा डेफिनेशन नहीं है, ये यहाँ पर है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड दैट रेसिड्यूज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्लीनिंग एजेंट आर इफेक्टिवली रिमूव्ड इन अ मैनर दैट poses no safety threats faces pharma production। तो ये इसका क्लीनिंग का डेफिनेशन जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका कि प्रीवियस प्रोडक्ट को हम इंश्योर करते हैं कि वो नहीं है। तो अभी मैं डायरेक्टली क्लीनिंग पे जंप नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको मतलब मैं पहले बेसिक एक क्लियर कर दूँ, उसके बाद हम क्लीनिंग के ऊपर आएँगे। ठीक है? हम इसमें प्रोसेस की बात भी करेंगे इस चैनल के ऊपर। आपको मैं सीएसवी का ऑलरेडी मैंने सीरीज़ ओपन कर दिया है। लेकिन मैं यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स से ये देख रहा हूँ कि जनरली जो क्लीनिंग मेडिसिन्स के जो वीडियोज़ है, उसको यूट्यूब का स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है कि उसको ज़्यादा पर्सन्स वॉच कर रहे हैं, ज़्यादा पर्सन का लाइक उस पर आया है। हालाँकि आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले कौन-सा वीडियो देखना है। तो ऐज़ ऑफ नाउ मतलब मैंने यूट्यूब का स्टैटिस्टिक्स देखा, उसमें मुझे क्लीनिंग मेडिसिन से जो रिलेटेड वीडियो है, उनके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले क्लीनिंग मेडिसिन्स के टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर दूँ, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्लीनिंग का मेथड है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप इसको पार्ट्स में देख सकते हैं। मैंने कोशिश की थी कि आपको मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ पार्ट्स में दूँ, लेकिन क्या होता है कि मैं भी पार्ट्स बनाने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, कई बार सेटअप नहीं तैयार होता है। तो अभी आज जैसे 21 सितंबर है और अभी शाम को बस जस्ट मेरा एक मूड हुआ कि मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, और अपने सिस्टम पे काम कर रहा था कुछ, तो एकदम दिमाग में आया कि क्यों ना कि मैं ज़ूम मीटिंग को ट्राई करूँ, और ट्राई किया तो वो चालू हो गया है। तो आई थिंक ये मतलब मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिला है फ्यूचर के लिए। तो अब मैं इसके ऊपर आपके साथ में कंटिन्यूअस शेयर करूँगा। अगर लंबा वीडियो हो रहा है तो आप उसको पॉज़ करके बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको कंटिन्यूअसली एक साथ देखना है तो आप एक साथ भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये वीडियो कितना लंबा होगा मैं भी नहीं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई प्री प्लान नहीं है। जस्ट थॉट आया और मैंने इसको रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। तो अ, इसीलिए मतलब मैं क्लीनिंग मेडिसिन्स को ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा लाइक्स है यूट्यूब पे, ठीक है? हम सीएसवी को भी कवर करेंगे, इवन दो उसको मैं वहाँ पर ब्रेक नहीं कर मतलब स्टॉप नहीं करने वाला हूँ, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्या है कि मेरा जो शेड्यूल है काफ़ी टाइट रहता है, मतलब मेरा फ्रीक्वेंट टूर भी रहता है, ऑफ़िशियल टूर रहता है, पर्सनल भी रहता है। कई सारे ऐसे वर्क रहते हैं, तो मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाऊँगा। और वो पार्ट्स में बनाने का प्रॉब्लम वही हो रहा था कि सिस्टम सेटअप अभी लैपटॉप पे मैं ऑटोमेटिक आपको शेयर कर दूँगा, तो मुझे कोई एडिटिंग का टाइम भी नहीं जाएगा। आपको एज़ इट इज़ ऑनलाइन रिकॉर्ड करके ऑनलाइन ही डाल दूँगा। ठीक है? अगर आपको थोड़ा बीच में कुछ साउंड्स वगैरह आए, क्योंकि मेरी बच्ची है जो मुझे बार-बार बीच में आके कुछ बोलती रहती है या फिर कुछ करती रहती है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे होंगे लैपटॉप पर, ये यहाँ पर खुला है गोकुलधाम खेल महोत्सव। तो एक्चुअली ये वो दिन भर इस पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती रहती है, और वो अभी आएगी तो पापा डिस्टर्ब कर सकती है बीच में, तो आप उसको थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि मैं उसको एडिटिंग के थ्रू रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन वो एडिटिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और मैं मेरा जो ये घर है एक कॉर्नर पर है, तो यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ निकलती रहती है, तो उनकी हॉर्न्स वगैरह आती है। तो ठीक है, इसको आप बियर करिएगा। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्लीनिंग मेडिसिन्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, आई होप कि अगर मैंने आपको मेडिसिन्स के बारे में जो बताया आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। 4 टाइप का मेडिसिन होता है। फर्स्ट होता है प्रोसेस मेडिसिन, दूसरा होता है क्लीनिंग, तीसरा होता है कंप्यूटर सिस्टम मेडिसिन, थर्ड होता है एनालिटिकल मेथड मेडिसिन। ये चारों एक दूसरे से लिंक अप है। तो अभी यहाँ पर जो मेन
कंसेप्ट हमारा है कि प्रोसेस विल्सन और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि क्यूए को एडिशनल कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंट गेन करना होता है, इसीलिए वो इसको करता है। तो वो इस प्रोसेस में क्या करता है, क्यूए अपना प्रोटोकॉल डिजाइन करेगा, उसमें कुछ थोड़े से वेरिएशन कर देगा। जैसे कि पहली बैच को वो क्या करेगा, जैसे 80 से 120 का लिमिट है तो 80 से 120 के लिमिट पर वो पहली बैच को 80 की अप्रोक्स चलाएगा, दूसरी बैच को 100 पे, तीसरी बैच को 120 पे, ताकि आप उसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो पूरा वैलिडेट हो जाए। इवन वो ये सिर्फ वो इनिशियल के 3 बैच में नहीं करेगा, 3 बैच में स्टडी के बेस पे वो प्रपोजल करेंगे कि आने वाले 20 बैच 30 बैच में मैं इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएशंस, मतलब कि एक में हाई टेम्परेचर, एक में लो टेम्परेचर, लो हाई, इस तरह से कई सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन होंगे जो हम इसी बेच 3 बेच में कवर करेंगे, या तो फिर आने वाले कंटिन्यू 20 बेच तक मॉनिटरिंग करेंगे। और उसमें ये छोटे छोटे स्मॉल बट डेलिब्रेट चेंजेस, जिसको रोबस्टनेस बोलते हैं ना, उसका मतलब जो रोबस्टनेस का जो डेफिनेशन है चेंजेस, डेलिब्रेट चेंजेस, स्मॉल बट डेलिब्रेट चेंजेस, मतलब रोबस्टनेस का मतलब वही है कि हम कुछ छोटे छोटे से चेंजेस करके प्रोसेस को डेविएट करेंगे। मतलब हमारा जो पैरामीटर लंबा, अगर हमारा जो प्रोसेस के पैरामीटर है अगर वो काफी बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे उसको पहले इस पैरामीटर पर चलाएंगे, फिर इस पर चलाएंगे, फिर इस पर चलाएंगे, अलग अलग। जैसे हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हमको जो आउटकम मिलेगा, उसके बाद जब क्यूए को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मतलब मैंने इस प्रोसेस के अंदर सारे तोड़ मोड़ कर लिए हैं, सारे तोड़ मोड़ करने के बाद, मतलब सारी स्टडी करने के बाद, ठीक है, आपको मैं ऐसे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको वो लर्न हो जाए, आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए। तो सब कुछ क्यूए ने अपना तोड़ मरोड़ कर उसके अंदर अपनी सारी स्टडी, अपनी जितना भी लॉजिक थे सारे लगा के उसको वैलिडेट कर दिया, और उसके बाद भी कंसिस्टेंट वो प्रोडक्ट आ रहे हैं, डिलीवर हो रहा है और कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है। इसका मतलब कि वो प्रोसेस अच्छा है। अभी क्यूए जब उसको रिलीज करेगा तो वो कॉन्फिडेंटली रिलीज करेगा, इस एश्योरेंस के साथ में कि मार्केट से कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूए पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मैंने भी कई इंडस्ट्रीज में काम किए हैं और कई सारे मेरे दोस्त भी है, उन फ्रेंड्स, उनसे डिस्कस चलता रहता है मेरा वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ भी। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो यही निकल के आता है कि क्यूए वैलिडेशन के लिए क्या होता है कि वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। बट आई थिंक जो वैलिडेशन का जो एक्टिविटी है वो पूरा क्यूए की व्यू में होना चाहिए। तो वैलिडेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, क्यूए इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि क्यूए अपने एडिशनल कॉन्फिडेंट के लिए स्टडी कर रहा है और रेगुलेटरी की एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है। तो आई पर्सनली रिकमेंडेड टू ऑल कि क्यूए, अगर आप क्यूए में काम कर रहे हैं तो प्रोसेस का जो वैलिडेशन है, क्लीनिंग का वैलिडेशन है, मतलब वैलिडेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो क्यूए को खुद करना चाहिए। प्रोटोकॉल भी इवन क्यूए ने बनाना चाहिए, और प्रोटोकॉल और बीपीसीआर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीपीसीआर में तो वो रूटीन का ही काम है, वो तो ऑलरेडी फॉलो होने ही वाला है बीपीसीआर में। ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग पर्सन फॉलो करेगा ही, क्योंकि उन्होंने प्रोसीजर बनाया हुआ है बीपीसीआर बीपीसीआर में या बीएमआर में। कुछ कंपनीज बीपीसीआर बोलती है, कुछ कंपनी बीएमआर बोलती है। तो अगर मैं बीपीसीआर बोलूँ तो बेच दोनों एक ही चीज है, बेच प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल रिकॉर्ड, एंड बीएमआर बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। तो कुछ कुछ इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपका ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, बट दोनों एक ही है, बीपीसीआर एंड बीएमआर। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप उसको कंसिडर करिएगा। तो जो बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है वो फॉलो करने ही वाले हैं। अभी मुझे क्या करना है कि उस प्रोसीजर में कुछ जो बीएमआर में लिखा हुआ है, उस बीएमआर के बेस पे मैं अपना एक प्रोटोकॉल डिजाइन करूंगा। फिर क्या करूंगा कि जो ऑप्टिमाइजेशन स्टेज, मतलब जो डेवलपमेंट का डेटा है, जब हम नया प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक डेवलपमेंट का रिपोर्ट भी होता है। तो डेवलपमेंट की रिपोर्ट से भी मैं, सॉरी, तो डेवलपमेंट की रिपोर्ट से भी मैं क्या करूंगा, वहां से क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से पैरामीटर्स वेरिएबल्स है। जैसे अगर स्पीड है तो स्पीड में अगर एक बार सेट कर दूंगा 1 लाख पर और टेबलेट, अगर मैं कंप्रेशन मशीन पे स्पीड को सेट करता हूँ, तो आई थिंक वो स्पीड फिक्स थोड़ी सी वेरिएबल है, क्योंकि वो पूरी 1 लाख नहीं चलेगी। कभी कभी क्या होगा कि 1,05,000 पर आवर टेबलेट जाएगी, कभी कभी 95,000 टेबलेट पर आवर जाएगी। तो वो वेरिएबिलिटी है वहाँ पर, तो मैं उस वेरिएबिलिटी को ही मुझे असेस करना है। सिमिलरली अगर कंप्रेशन स्टेज में हम देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस के हिसाब से, वो होता है हार्डनेस, टेबलेट का कितना हार्डनेस है। तो अगर ज़्यादा हार्ड हो गया तो टेबलेट जो पर्सन पेशेंट जो इंटेक्ट करेगा
तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगी, डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, और डिसॉल्व नहीं होगी तो वो उसका एपीआई का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब उसकी एफिकेसी नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए एक हम वैल्यूएशन को करते हैं। तो अभी जो इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइन है, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है। इवन तो मैं इसको पहले इस आर्टिकल को फर्स्ट टाइम ओपन किया है, पढ़ा ही नहीं इसमें क्या-क्या है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये थेराप्यूटिक गुड्स टीजीए, ऑस्ट्रेलिया का गाइडलाइन है, हेल्थ कनाडा का, कुछ उसका 28 का गाइडलाइन है। दूसरा है पीडीए का एक गाइडलाइन है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट कमिटी। ये एक बहुत बेस्ट गाइडलाइन है विथ प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब इस गाइडलाइन के अंदर क्लीनिंग मेडिसिन्स के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। एवरीथिंग इसके अंदर आपको मिल जाएगा, और वो भी बहुत ईज़िली मिलेगा। आपको मैं इसको मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि एपिक गाइडलाइन मुझे इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे उसको पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ है, मतलब मैं उसको पढ़ के ही क्लीनिंग मेडिसिन सीखा हूँ। देन नेक्स्ट है हमारा फूड एंड एफडीए का है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन का यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी ईएमए, हमारा यूरोप ईडीएम, ईडीक्यूएम, और हमारा यूके, ये सब यूरोप की कंट्री है। एंड देक नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, जिसका भी टेक्निकल टीआरएस का सीरीज चलता है, उसमें भी क्लीनिंग मेडिसिन का गाइडलाइन है। बट इन सभी गाइडलाइन में से जो सबसे बेस्ट गाइडलाइन है, जो मुझे लगता है, मतलब ठीक है आपके हिसाब से कोई और गाइडलाइन बेस्ट हो सकता है। मेरा पर्पस मेनली ये है कि मैं जो कर रहा हूँ वो पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। प्रोडक्ट में कंटामिनेशन ना, उसके लिए मैं क्लीनिंग मेडिसिन कर रहा हूँ। अभी गाइडलाइन में कोई सा भी फॉलो करूँ, बट मेरा जो पर्पस है वो तो एक ही है। अभी रास्ते कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है। तो अभी किसी को दूर का रास्ता अच्छा लगता है, किसी को सीधा रास्ता अच्छा लगता है, किसी को टेढ़ा-मेढ़ा अच्छा लगता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो पर्सनली मुझे एपिक अच्छी लगती है, क्योंकि मैं एपिक को काफ़ी ज़्यादा रीड किया है, और जो भी मैंने क्लीनिंग का सीखा है, सब कुछ एपिक से सीखा है। उन सारी चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इवन तो अपनी खुद अपनी एक्सेल शीट बना-बना के आइडल कंडीशंस लेके, जैसे कि प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी का एग्ज़ाम्पल लिए। एग्ज़ाम्पल लेने के बाद फिर मैंने इक्विपमेंट 1, 2, 3, 4, 5 के एग्ज़ाम्पल लिए। कई सारे मैंने ऑटोमेटिक सैंपलिंग किया है, मतलब खुद ही प्रैक्टिस किया है। उसको खुद ही इमेजिन विजुअलाइज़ेशन करके उसको मैंने क्यूसी को सेंड किया। मतलब मैं अपना खुद का ही एक डॉक्यूमेंट पे, मतलब बैठे-बैठे टेबल पर ही ये सब करता रहता हूँ। तो जिसकी वज़ह से मतलब मैं क्लीनिंग मेडिसिन सीखा हूँ। तो क्लीनिंग मेडिसिन्स में हम क्यूसी को सैंपल भेजते हैं, तो वो भी मैं उसको विजुअलाइज़ करता हूँ, मतलब ट्रायल लेता हूँ कि मैंने सैंपल भेजा। नॉर्मली 10 पीपीएम का एक एरिया लेता हूँ, स्टैंडर्ड एरिया कि एचपीएलसी में 10 पीपीएम का 1000 एरिया आया होगा। अभी अगर मेरा रिज़ल्ट 1 पीपीएम है, तो इसका मतलब कि 10 टाइम कम आया, तो 1000 का मैं 10 टाइम कम कर दूँगा, तो 100 एरिया आया मेरा सैंपल में। इस तरह से मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, इस तरह से मैं मेथड का वेरिएशन भी करता हूँ। जैसे लीनियरिटी है, मेरा रिकवरी स्टडी है, तो मैं ये सारी चीज़ें सब हाइपोथेटिकली, प्रैक्टिकली, मतलब लैब में नहीं, इन डॉक्यूमेंट अपनी डायरी में, अपनी एक्सेल शीट पर ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्लीनिंग मेडिसिन को मैंने कैसे लर्न किया, और उसके बाद मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी में क्लीनिंग मेडिसिन टीम के साथ में काम भी किया है। तो मुझे वहाँ से कुछ क्लैरिटी भी थी, और कुछ अपना खुद का मैंने सीखने की कोशिश करी इसको कई दिनों तक, मतलब काफ़ी सारा टाइम मैंने इस पे स्पेंड किया है। स्पेंड नहीं किया, मतलब इन्वेस्ट किया है। मतलब मैं उसको स्पेंड नहीं बोलूँगा, वो इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे उससे नॉलेज मिला है, मैं सीखा हूँ वो चीज़, तो वो मेरे लिए एक टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में लंबे समय तक एक अच्छी पोस्ट पे और इवन ग्रो करना है, तो आपको ये सारी, मतलब किसी एक चीज़ में आपकी मास्टरी होना चाहिए। और अगर आपकी एक चीज़ में मास्टरी है, तो आपको उस एरिया में आप, मतलब आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, उसमें आपकी ऐसी मास्टरी कर लो कि उससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो, वो आपके लिए अनअटेंडेड ना हो, मतलब आपके पास उसका आंसर ना हो। ऐसा नहीं, अगर जिस दिन आपको ऐसा मिलता है कि इसका आंसर मैं नहीं दे पाया, मैं क्लीनिंग मेडिसिन देखता हूँ और मैं इसका आंसर नहीं देख पाया, तो जब तक मैं उस आंसर को ढूँढ ना लूँगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मेरे साथ जनरली ऐसा ही होता है, जब भी मुझे कोई नया मिलता है पॉइंट ऑफ व्यू क्लीनिंग मेडिसिन के बारे में, जैसे कि मैं कंटिन्यूअसली ऑडिट वगैरह भी करता रहता हूँ। तो ऑडिट में भी मुझे अगर कुछ नई लर्निंग्स मिलती है, तो जब तक मुझे वो क्वेश्चंस, मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, कुछ कलीग्स भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं क्लीनिंग के। तो अगर उनका क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है, तो मैं दे देता हूँ, अगर आंसर नहीं है, तो वो मेरे दिमाग के अंदर
मतलब चलता ही रहता है कि जब तक मुझे उसका आंसर नहीं मिलेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर वैसा ही है, अगर प्रोसेस भी है, मेथड वैलिडेशन भी है और सीएसवी भी है। ऑल्दो ये चारों टॉपिक जो है मेरे बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा भी मतलब क्यूआरएम, इन्वेस्टिगेशन, डेविएशन और हमारे जो कापा, चेंज कंट्रोल, दीज़ आर आल्सो माय फेवरेट टॉपिक्स। बट अगर आपने वेरिएशन सीख लिया तो ये चीज़ें अपने आप आ जाएगी। मतलब मैंने कभी आज तक कोई चेंज कंट्रोल लॉग नहीं किया है। कोई डेविएशन मैंने आज तक लॉग नहीं किया है। इवन तो आज तक मेरे नाम पे कोई डेविएशन हुआ भी नहीं है, मैंने आज तक कोई डेविएशन किया भी नहीं है फार्मा इंडस्ट्री में। ठीक है? तो ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई मेरा साथ में कोई कलीग है, जैसे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जो में कोई कलीग है जो मुझे जानते हैं, और अगर उनको उनको उनके नोटिस में है कि मेरा ऐसा कोई डेविएशंस या कुछ ओएस वगैरह हुआ है, मैंने क्यूसी में भी काम किया है। तो अगर कोई ओएस भी हुआ है मेरे नाम पे, इंटेंशनली ओएस, मतलब जैसे कि इनवैलिड ओएस, वैलिड तो ओएस हुए हैं क्योंकि वो प्रोसीजर का एक मिस्टेक था, तो वैलिड ओएस हुए हैं। डेविएशंस नहीं मैंने आज तक कभी किया, कोई ना कभी कोई ओएस किया है। क्यूसी में मैंने कई 2 साल एनालिटिकल बैकग्राउंड में मैंने कम से कम 4 इयर्स वर्क किया है। 4 साल का मुझे एनालिटिकल का भी एक्सपीरियंस है और आईटी में भी मैंने वर्क किया है सीएसवी वेरिएशन में। तो ये चारों टॉपिक मतलब मेरे बहुत फेवरेट टॉपिक है। इनके बारे में मतलब मुझे जब भी कोई नई चीज़ मिलती है, किसी और से सुनता भी हूँ, तो जब तक मैं उस चीज़ को पता नहीं लगा लूँ, तब तक मुझे उसका ये मतलब मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। मतलब मुझे अंदर से मतलब वो चीज़ आती रहती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं रात को 12-1-2 बजे रात को भी सोया रहता हूँ, दिमाग में आता है कि यार ये चीज़ थी, तो मैं रात को मेरी नींद नहीं आती, तो मैं उस समय उसको उसी समय उठ के उसको मैं स्टडी करता हूँ, जब तक कि मुझे वो चीज़ मिल ना जाए। और जब एक बार वो चीज़ मिल जाती है, तो फिर मैं रिलैक्स होता हूँ। जब तक वो चीज़ नहीं मिलती, तब तक मुझे रिलैक्स नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारी ये गाइडलाइंस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, अभी इसमें हम क्लीनिंग वर्सेस के बेनिफिट्स क्या है? ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस के बेनिफिट्स तो बता दिए। अभी क्लीनिंग के भी बेनिफिट्स क्या है? इवन हम प्रोसेस सॉल्यूशन को ना डिटेल में लेंगे, मतलब कि आपका इसमें जो गाइडलाइन है एएसटीएम का, जैसे इसमें भी दिखा है एएसटीएम का, यहाँ ये टेस्ट एंड मटेरियल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। मतलब इस पे मैं आपसे बात करूँगा केवल अ, प्रोसेस सॉल्यूशन से रिलेटेड। मतलब इसमें हमने ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी और इवन आपका जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, हार्डनेस टेस्टिंग, रिज़ॉल्यूशन टेस्टिंग, हम कैसे चैलेंज करते हैं प्रोसेस को फॉर्मूलेशंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एपीआई में भी प्रोसेस वेरिएशन होता है, लेकिन एक्चुअली एपीआई का जो प्रोसेस वेरिएशन है मतलब काफ़ी उसमें मतलब जनरली जस्ट वो बीपीसीआर ही होता है। मतलब जो बीएमआर में जो होता है वही का वही प्रोटोकॉल में रहता है, जस्ट डेटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है? हाँ, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ इसमें प्रैक्टिस करती है कि हम हर एक रेंज को चैलेंज करते हैं। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री काफ़ी वेरी करता है। तो मैं आपको यहाँ पर एपीआई के रिस्पेक्ट में आपको मैं प्रोसेस वर्ज़न फॉर्मूलेशंस के व्यू से आपको एक्सप्लेन करूँगा या आपको समझाऊँगा, तो आपको ईज़िली अंडरस्टूड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैबलेट है डायरेक्ट आपका, वो पेशेंट्स है जो आपका वो टैबलेट को ही इनटेक करने वाला है, टैबलेट को ही वो यूज़ करने वाला है, एपीआई को यूज़ नहीं करेगा। एपीआई को फॉर्मूलेशन प्लांट यूज़ करेगा और फॉर्मूलेशन उसको फॉर्मूलेट करके उसे टैबलेट या इंजेक्शन वगैरह जो भी ऑइंटमेंट, क्रीम जो भी बनाएगा फॉर्मूलेशन प्लांट, और वो पेशेंट जो भी यूज़ करेगा वो उसके थ्रू यूज़ करेगा। तो सॉरी, तो मैं आपको उस व्यू से आपको प्रोसेस पूरा समझाऊँगा, और अगर आपको ये अ, लर्निंग में इंटरेस्ट है, वैलिडेशन में इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल एकदम सही चैनल पर हैं। आप बिल्कुल सही वीडियो वॉच कर रहे हैं। इवन दो मेरा इसमें कोई पर्सनल व्यू नहीं है, मतलब मैं इवन दो इसमें कोई अपना खुद का ये भी नहीं कर रहा हूँ। इसमें मतलब मेरा खुद का पर्सनल व्यू है कि जो नॉलेज मेरे पास है उससे आप लोग भी कुछ सीखें। क्योंकि मैंने तो इससे सीख लिया, बट वो मैं नॉलेज मेरे पास रहेगा तो कोई काम का नहीं है, जब तक कि मैं उसको किसी और को शेयर ना करूँ। जब मैं ये चीज़ किसी को शेयर करता हूँ तो हर बार मतलब मुझे एक नया आइडिया आता है। लिटरली मतलब आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जितनी बार भी अपना नॉलेज शेयर किया है, तो मैं उसको मेरे को कुछ ना कुछ नया आइडिया आता है। और इवन मैं नॉलेज शेयरिंग कैसे करता हूँ, मैं नॉलेज शेयरिंग इंडिविजुअल करता हूँ। जैसे अगर 10 लोगों का ग्रुप है, मेरे 10 फ्रेंड है, तो मैं सबको 10 को एक साथ नहीं बुलाऊँगा। मैं क्या करूँगा, पहले 2 को समझाऊँगा, फिर 1 को, फिर 3 को, इस तरह से मैं, ताकि मेरा मल्टीपल टाइम रिप्लेसन हो जाए। मतलब मुझे कुछ याद करने की ज़रूरत ना पड़े, मेमोराइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई रट्टा ना मारना पड़े।
इसीलिए मैं जनरली सबको अलग-अलग ले जाके मतलब समझाता हूँ। मेरे साथ में जो कलीग्स भी थे पुराने प्रीवियस कंपनी में, मैं कभी सबको एक साथ नहीं बताता था, सबको अलग-अलग बताता था। इवन तो अभी भी मतलब मैं सबको एक साथ नहीं बताता, सबको अलग-अलग बताता हूँ। इवन अभी जो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, क्यूसी के जो मेरे फ्रेंड हैं, अभी उनका क्यू कुछ इंटरव्यू वगैरह होता है, तो वो मुझे आज भी फ़ोन करते हैं कि मुझे एएमवी पढ़ा दो। अगर वो दोस्त भी अगर ये वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करना इसमें कि आप लोग आज भी मतलब मैं क्यूसी को छोड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गया है, 6 इयर्स बैक मैंने क्यूसी में काम किया था। उसके बाद से मेथड प्रिडिक्शंस के रिलेटेड और जीसी जो गैस क्रोमैटोग्राफी होता है क्यूसी में, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है उसके लिए आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं उनके, बट उनका फ़ोन कब आता है जब उनका इंटरव्यू होता है। वो बोलते हैं भाई मेरा कल इंटरव्यू है मुझे फ़ोन कर। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं ट्रेन में रहता हूँ कहीं बाहर हूँ, टूर पर हूँ, वहाँ फ़ोन आता है, "अरे! मुझे ये चीज़ पढ़ाओ।" मैं उनको ट्रेन से, बस से पढ़ाता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि आप इसको हर बार में ऐसा तुम पढ़ते हो इंटरव्यू के टाइम पे, तो एक बार इसको कांसेप्चुअल लर्निंग कर लो। मतलब मैं कांसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मतलब मेरा बिलीव कांसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर है। लॉजिकल एंड रीज़निंग बेसिस पे मुझे सोचना है। गाइडलाइन में जो लिखा है, वो सो लिखा है, बट गाइडलाइन में क्यों लिखा है, वो भी किसी ने लिखा है, गलती कर सकता है वो भी। गाइडलाइन में लिखा है मतलब वो क्या बोलते हैं उसको परम सत्य नहीं हो गया है, ठीक है? वो भी गलत हो सकता है। अगर मुझे लॉजिकली वो चीज़ सही लग रही है, तो मैं उसको बिलीव करता हूँ। मेरी रीज़निंग में अगर वो चीज़ बैठ रही है, तो मैं बिलीव करता हूँ। जैसे फार्मा के अंदर एक कांसेप्ट चलता है कि जो लिखा है वही करना है और जो कर रहे हो वही लिखना है। बट जनरली मैं इस कांसेप्ट को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? जस्ट आप लोग मानते होंगे इसमें मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हर किसी का अलग-अलग व्यू हो सकता है। बट मैं क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि जो लिखा है वो करना है, बट अगर जो लिखा है वो गलत लिखा है और फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो वो भी गलत है। तो जो लिखा है वो तो करना है, लेकिन जो लिखा है क्या वो सही लिखा है? मुझे इसका भी इंश्योर करना है। अगर मुझे कोई बता रहा है कि वो गलत लिखा है और वो लॉजिक के साथ में विथ साइंटिफिक डेटा, विथ रीज़निंग अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको पता है और मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ। मेरे पास गलत लिखा हुआ है, फिर भी मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा डेटा इंटीग्रिटी का बीच है, ठीक है? तो मुझे ऐसा आँख बंद करके भी फ़ॉलो नहीं करना है कि जो लिखा है उसको ही करना है, जो बोल रहा हूँ वही करना है। जो लिख रहा मतलब जो कर रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है? तो इसमें एक चीज़ है कि आप जो भी कर रहे हो वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर डेटा नहीं होगा, तो हम उसको एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि हम क्या बिहेवियरल होते हैं मतलब जो ह्यूमन जो माइंडसेट होता है, वो वो इमोशंस बेस्ड होता है, मतलब इमोशंस उसको ड्राइव करते हैं। कई बार क्या होता है कि उसका मूड अच्छा होता है, अच्छा काम करता है, कई बार क्या होता है कि उसका घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दोस्तों से लड़ाई हो गई है, ऑफ़िस में कुछ खटपट चल रही है तो घर पे प्रॉब्लम हो रही है। घर की प्रॉब्लम की वजह से ऑफ़िस में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और कई सारी एरर्स आ जाती है, जिसको हम ह्यूमन एरर बोलते हैं। तो ह्यूमन एरर भी एक रूट कॉज़ नहीं है, ह्यूमन एरर इज़ द एरर। अभी उसको हमको आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो ह्यूमन का एरर क्यों हुआ है। तो इसमें भी कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? हम उस पे भी जब डेविएशन वाले पार्ट पे हम आएँगे, तो मैं आपको ह्यूमन एरर को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊँगा। इवन तो अगर कुछ आपके पास अगर कुछ एग्ज़ाम्पल हो, जो आपकी इंडस्ट्री में हुआ हो, कोई सा ऐसा क्रिटिकल डेविएशंस या कुछ कुछ काफ़ी ज़्यादा कुछ टीआई इश्यूज़ या फिर आपका रेगुलेटरी यूएस एफडीए का ऑडिट हुआ है आपके यहाँ पे रिसेंटली और यूएस एफडीए ने कुछ ऐसी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर ली है, उसके अगेंस्ट में आपने डेविएशन लॉक किया है। तो हम उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेट करेंगे, इवन तो हम कैसे उसका कंप्लायंस देंगे, उसका बेस्ट कापा क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, अगर ठीक है आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम हाइपोथेटिकली कोई सा भी एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, कुछ भी इश्यूज़ ले लेंगे, मल्टीपल इश्यूज़ है। तो हम कई सारे ले लेंगे। एक इंसिडेंट था मेरा क्यूसी में जब मैं वर्क कर रहा था तो एक डेविएशन हुआ था। मैं ही उसका एनालिसिस कर रहा था और उसमें कुछ अननोन पीक आया था, मेरा सैंपल फेल हो गया था ओएस के थ्रू। फिर उसमें हमने हाँ, डेविएशन ओएस हुआ था, सॉरी मैं उसको डेविएशन बोल दिया। सबसे पहले इंसिडेंट लॉग हुआ था और वो फिर ओएस हो गया था, तो उस ओएस में मतलब मैं ही एनालिस्ट था।
तो उसमें जब मैंने आपको जैसे इनिशियली कहा कि मेरे नाम पे आज तक कोई ओएस नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये एक ओएस हुआ था, जो इनवैलिड था, लेकिन ये इनवैलिड क्यों था? ये इसमें प्रॉब्लम किसी और की भी थी, ठीक है? उसको आइडेंटिफ़ाई किया, उसको फिर मैंने हाइपोथेटिकली प्रूव भी किया, उसका एनालिसिस किया, उसका डिटेल सब कुछ बनाया। तो तो फिर मैंने उसको तो मैंने उसको एक बार हाइपोथेटिकली बनाया, तो उसको मैंने हाइपोथेटिकली बनाया, उसके बाद मैंने उसको प्रूव भी किया कि उसमें क्या एरर था, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकता हूँ। इवन दो उसमें मतलब मुझे यहाँ तक बोल दिया गया था कि तेरे को मैं उधर सैंपलिंग में डाल देंगे, हम तेरे को यहाँ से ये कर देंगे, वो मतलब काफ़ी सारा सुनने को मिला था। ठीक है, वो रिलीज़ का लोड रहता है, क्यूसी के ऊपर काफ़ी लोड रहता है, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। उस समय मेरे जो सर थे वो मतलब काफ़ी एग्री थे, मैं नाइट शिफ्ट से गया था, सेकंड शिफ्ट में मुझे बुलाया फिर से वो उस इंसिडेंट के लिए। फिर क्यूए से बात करी कि मैंने उनको बताया कि वो प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एडीएल बैकग्राउंड से भी हूँ, मतलब मैंने एडीएल में वर्क किया है, मतलब मैंने मेथड को डेवलप भी किया है। तो हम एक उसका एग्ज़ाम्पल भी ले लेंगे, ठीक है? और चलो ठीक है, ये तो एक अच्छा एग्ज़ाम्पल, मतलब ये तो टेक्निकल एग्ज़ाम्पल है। मैं आपके साथ अपने कुछ मतलब जो नॉर्मल भी एक्सपीरियंस काफ़ी सारा है, मतलब मेरे पास कई सारे ऐसी कहानियाँ, किस्से हैं, रियल किस्से हैं, जो मतलब जैसे कि मैं अपने मैनेजर के पास पहुँच गया था कि सर मेरा सैलरी बहुत कम है। इवन अभी मतलब मेरे यहाँ एक फैमिली मेंबर और बढ़ने वाला है। जब मेरे यहाँ बच्चा होने वाला था, तब मैंने सर के पास गया अपने और उनको डायरेक्टली जाके मैंने बोल दिया कि सर मेरा सैलरी बिल्कुल कम है। एज़ ऑफ नाउ अभी आपका इंक्रीमेंट रिसेंटली आया है और सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंट मेरे लेवल पे सबका बराबर आया है और उसमें सबसे हाईएस्ट मेरा ही है। तो मुझे आपने जो इंक्रीमेंट दिया उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट जस्ट मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अभी मुझे यहाँ से पैसे का कमी होने वाला है, तो मुझे अपना पैकेज को इंक्रीज़ करना है, तो मैं जॉब अगर चेंज करता हूँ, तो मुझे 30% एज़ पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस तो मिल ही जाएगा। तो अगर आप मेरा बढ़वा सकते हो, तो बढ़वा दो। इस तरह का भी एक किस्सा हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा था, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एचआर तक हम गए थे, बात हुई थी। इवन दो फिर वो पैसा नहीं बढ़ पाया और फिर मैंने कुछ 8 से 10 दिन के बाद जब मुझे एचआर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर आपके पास ऑफर लेटर हो, तो हम आपको आपका पैसा बढ़ा देंगे। तो बट मैंने कहा कि अगर एक बार मैंने किसी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा और चला जाऊँगा। तो मैं तो 30% का ही एक्सपेक्ट कर रहा था। इवन दो कंपनी से तो मैंने कहा कि आप तो 15% कुछ भी आप बढ़ा दो, तो क्योंकि मेरा भी वहाँ पर मैं सेट हो चुका था। काफ़ी अच्छा मतलब मेरा वो टाइम चल रहा था, क्योंकि जो मैं शुरू के 6 मंथ में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया वहाँ पर। क्योंकि इनिशियल जो क्यूसी में हम जाते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, इफ्स एंड बट्स होते हैं। कई बंदे भी होते हैं जिनके साथ में आपको कम्युनिकेट करना है, साथ में काम करना है, क्योंकि आप कहीं और से आए हो, वहाँ पे ऑलरेडी जो सेट बंदे हैं, उनके साथ में इंटरपर्सनल स्किल बनाना, तो कुछ 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। अब क्योंकि मुझे वहाँ पे 1 एंड हाफ ईयर से ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ता नहीं हूँ कंपनी को, और सन फार्मा कंपनी था, काफ़ी अच्छा कंपनी था मेरा वो, और टॉप 1 कंपनी है आज की डेट में भी वो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, और मैंने बात किया, लेकिन नहीं हो पाया, और फिर जनरली और वो मतलब अच्छा हुआ अगर उस दिन मेरा मतलब जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है? अगर उस दिन वो मेरा वहाँ बढ़ जाता, मैं वहीं रह जाता, आज मैं ये क्लीनिंग वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम वैलिडेशन नहीं सीख पाता और मैं मेथड वैलिडेशन तक ही सीमित रह जाता। तो लाइफ में मतलब जो भी हो रहा है आपकी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है। इसमें आपने एक वो फ़ेमस जो एक किस्सा चलता है कि अकबर-बिरबल का एक था कि उसकी उँगली कट गई और वो जंगल में जाता। अकबर ने कहा कि जो भी होता है अच्छा होता है, तो वो अकबर, वो आपने सुना होगा, ठीक है? हम डिस्कशन करेंगे किसी और मतलब वीडियो में। और ऐसे कई सारे किस्से, कई सारे मैंने एचआर्स के इंटरव्यू दिए हैं, वो इंटरव्यू में मतलब मेरे कई सारे ऐसे टिप्स एंड बट्स है। एक बार मुझे एक कंपनी ने ऑफर लेटर दिया। ऑफर लेटर देने के बाद सेम इसी टाइम पे जब ये मेरा डिस्कशन चल रहा था सर के साथ में, तभी एक कंपनी का ऑफर लेटर आया मेरे पास। वो ऑफर लेटर दिया, उसके बाद वो उन्होंने वो ऑफर लेटर को डिनाई कर दिया। मतलब मुझे मना कर दिया कि यार आप रिज़ाइन मत देना, आपके ऑफर लेटर में प्रॉब्लम है, आपको हमने ज़्यादा सैलरी दे दी है, ज़्यादा पैकेज दे दिया है। तो अभी हमको कॉर्पोरेट एचआर उसको डिनाई कर रहा है। इस तरह के किस्से भी थे मेरी इसमें, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी, आपको फ्रेशर अगर आप हो तो आप यहाँ से सीखोगे, आप अगर एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आप सीखोगे, अगर आप क्यूसी से हो तो भी आप यहाँ पर सीखोगे, आप प्रोडक्शन से हो तो भी आप यहाँ पर सीखोगे। मतलब ये चैनल सबके लिए है।
वो मेरा इसमें कोई पर्सनल मतलब फाइनेंशियल और इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा जो पर्पज़ है, जो पेशेंट्स है मतलब कल को मैं भी वो टैबलेट खा सकता हूँ। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे आती है, ताकि एक कोई तो इसको यूज़ करके ठीक कर सके। तो इसीलिए से मतलब मेरा जो पर्पज़ है वो जनरली पेशेंट सेफ्टी है, वो पेशेंट्स इन फ्यूचर भविष्य में मेरा भी कोई दोस्त हो सकता है, इवन दो मैं खुद भी हो सकता हूँ, कुछ मेरे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, मेरे घर में भी कुछ हो सकते हैं। उस आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब आप नहीं, हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है उसको कल को मैं ही यूज़ करने वाला हूँ, मेरा कोई दोस्त यूज़ करने वाला है, तो उसमें एरर हो सकती है। तो मैं अपना ये नॉलेज शेयर करके उस रिस्क को कम कर दूँ। तो जस्ट मेरा यही पर्पज़ है, वन एंड ओनली पेशेंट सेफ्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप भी इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, अगर आप भी मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो हम मैं तो वैसे जी इसको ज़ूम से लाइव मीटिंग ही कर रहा हूँ। अगर आपका भी इंटरेस्ट है, कभी इस तरह से लाइव मीटिंग संडे को हम कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करते हैं कि हाँ, लाइव मीटिंग में आपको भी लाइव जुड़ना है, तो मैं आपके साथ भी लाइव जुड़ जाऊँगा, क्योंकि अभी देखो मेरे पास यहाँ पर केवल पार्टिसिपेंट एक ही पार्टिसिपेंट है, मतलब प्रेज़ेंटर भी मैं ही हूँ और पार्टिसिपेंट भी मैं ही हूँ। और मैं इसको इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इसमें मुझे एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखा था। जस्ट आइडिया आया कि ट्राई करता हूँ। तो ट्राई कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा मतलब ये हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है और इसमें बहुत सारे टूल्स भी है। अभी मतलब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये केवल एक ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को यूज़ किया है। इसमें कई सारे ये राइटिंग के टूल भी है। जैसे मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ, ये ड्राइंग का टूल है। इस तरह से कई सारे टूल भी है, तो हम इवन यहाँ पर आपको एक व्हाइट बोर्ड भी मिलता है, शेयर करने के लिए, आप उसपे भी आप पढ़ा सकते हो। तो जो मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि आप एक बोर्ड का यूज़ करो, तो वो बोर्ड भी हमको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब ये हमारी हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो हम इसको यहीं पर कंटिन्यू करेंगे आगे भी इसी के से। तो आप अपने कमेंट्स बिल्कुल शेयर करना, ठीक है? इवन तो अगर आप कमेंट अपने यूट्यूब पर पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहते, तो आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं मुझे। ऑलरेडी इवन मेरा यूट्यूब पर नंबर भी डला हुआ है, मोबाइल नंबर भी है, मेरा लिंक्डइन का आईडी भी है आपके साथ, आप जानते ही हैं। तो आप मुझे लिंक्डइन, फेसबुक इवन तो कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका मैसेज का रिप्लाई, आपके क्वेश्चन्स की रिप्लाई, इवन तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू वैलिडेशन, विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू बैच रिलीज़, विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे जस्ट एक मैसेज कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा, आप उसको कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर और क्या-क्या प्रॉब्लम होती है और क्या-क्या जो रेगुलेटरी ऑडिटर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो क्या-क्या ऑब्जर्व्स हमको दे सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कि कहाँ-कहाँ गैप है, कहाँ-कहाँ हम गलतियाँ कर सकते हैं और उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मतलब मेरे पास सॉल्यूशन भी है। मतलब मैं आपको प्रॉब्लम भी बताऊँगा कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास और नहीं सॉल्यूशन रहेगा तो मैं सॉल्यूशन आपके लिए ढूँढ के लाऊँगा। कहीं से भी निकालूँगा, आप मुझे बस एक ऐसा प्रॉब्लम बताइए, मेडिसिन से रिलेटेड कि ये चीज़ है, नहीं आ रही है और अगर वो मुझे भी नहीं आएगी तो मतलब मैं उसका वेलकम करता हूँ कि मेरे लिए भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, जिसका मतलब मैं आंसर ना कर पाऊँ। क्योंकि मुझे भी अ, एक लॉजिकली और कांसेप्चुअल बेस सीखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इवन दो मैं वही चीज़ फ़ॉलो भी करता हूँ। और अगर आप देखेंगे कि जो मेरा जो पर्सनल एंड ऑफ़िशियल दोनों जो मेरे लैपटॉप है, दोनों लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं जो 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, आपने वो सुना होगा, पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव, सिनर्जाइज़, शार्पन द सॉ, ठीक है? थिंक फर्स्ट टू अंडरस्टूड, ठीक है? ये जो 7 6-7 हैबिट्स है, ये मतलब मेरे अ डेस्कटॉप की स्क्रीन पर भी है। इवन दो मेरा स्क्रीनशॉट पर भी अभी मतलब मेरा ऑफ़िशियल लैपटॉप ठीक है उधर रखा हुआ है। तो मैं उसपे भी आपको मतलब मैं इसी को कंप्लीटली फ़ॉलो करता हूँ। मतलब जो चीज़ भी हम इस 7 हैबिट्स है जो, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे हम फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन 7 हैबिट्स का यूज़ करके इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? इवन मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इंग्लिश यूज़ करता हूँ ना तो मैं दिमाग के अंदर उसको ट्रांसलेटिंग चलता है मेरा। तो मैं कभी ज़्यादा मतलब कई सारी चीज़ें मतलब पॉज़ हो जाता है। तो मैं इसको इसलिए हिंदी-इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ थोड़ा ताकि मतलब मैं भी कंफर्टेबल हूँ इसके साथ में, ठीक है? या इवन दो इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, डेफिनिटली हमको सबको वो लैंग्वेज
अच्छी आना चाहिए। बट एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे लिए लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, मेन इश्यू नहीं है। इवन अभी तो यूट्यूब पर बहुत अच्छी फैसिलिटी आ गई है। अभी मतलब जो मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो वहाँ पर आपको कैप्शंस आएँगे हिंदी में ऑटोमेटिक, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप किसी ऐप के थ्रू ऑटो कैप्शन कर करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके, मतलब जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हो जाता है। ठीक है? यूट्यूब पर ऐसे कई सारे फंक्शंस है, और प्ले स्टोर पर भी कई सारी ऐसी ऐप है, पेड और अनपेड दोनों टाइप की ऐप है। आप उसमें सर्च कर लीजिएगा कोई सा भी एक ऐप अच्छा डाउनलोड करके। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता है, if you are not understood the Hindi language, then you uh, converted this video on ऐप बेसिस, तो आप उसको किसी भी ऐप पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं जब भी इस तरह से इंग्लिश को यूज़ करता हूँ, तो क्या होता है कि ट्रांसलेटिंग चलता है, और मतलब मैं अपना प्रेज़ेंटेशन, मतलब जो मैं बोलने वाला होता हूँ ना, मैं वो चला जाता है मेरे से, और कुछ और ही आ जाता है, और फिर मतलब प्रेज़ेंटेशन भी खत्म हो जाता है। और तो इसीलिए मतलब ठीक है, ये वीकनेस भी है मेरा, मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा वीकनेस भी है। बट अभी जो मेरा पर्पस है वो लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज इज़ जस्ट इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, ओके। तो आप इसको, मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि इवन दो मे बी कुछ सारे मेरा मे बी कई सारे माइंडसेट के, साइकोलॉजी के, ह्यूमन बिहेवियर के, इन्वेस्टिगेशंस के कई सारे कोर्सेज़ करता हूँ मैं, पेड कोर्सेज़ भी करता हूँ। तो वहाँ पर भी कुछ यूएस के कोर्स भी होते हैं, तो उनका जो इंग्लिश होता है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कभी-कभी, कुछ-कुछ उनके, क्योंकि उनका इंग्लिश बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का होता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ कि ऑनलाइन कन्वर्ट करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ। तो इस तरह अगर आप भी हिंदी से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप भी इसको हिंदी से इंग्लिश में जा सकते हैं। कई सारे प्ले स्टोर पर ऐप ही है, ठीक है? तो ये ज़ूम मीटिंग का जो मतलब जो कांसेप्ट मेरे अंदर ये आज जो आइडिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और मेरी भी पूरी हो रही है। तो उसके बेस पे मैं आपके साथ ज़ूम पे शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है? तो अभी ये पेरेंट ड्रग्स पीडीए का हेल्थ कनाडा है, ठीक है? हम एक काम करेंगे कि जो गाइडलाइंस है हेल्थ कनाडा का, ये टीजीए का जो गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है, पिक्स का भी गाइडलाइन है। पिक्स का भी गाइडलाइन ठीक-ठाक अच्छा है मतलब। तो हम इनको वन बाय वन हर एक गाइडलाइन को कंपेयर भी कर लेंगे, यूएसएफडीए का भी है, ठीक है? तो हम इन सबको कंपेयर कर लेंगे, और काफ़ी सारे टूल्स के साथ में आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी देखते हैं हमारा ये, अगर एपिक का गाइडलाइन खुल रहा होगा तो मैं उसको अभी क्लीनिंग आपको वेरीफाई कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो जस्ट मिनट वेट। ये मैंने ओपन कहीं कहीं बहुत देर से खोल रहा था इसको, लेकिन ओपन नहीं हो रहा था, और अभी जस्ट आइडिया आया था, तो मैं सोचा कि जब ओपन हो जाएगा तभी करूँगा, लेकिन आइडिया आया था तो मैं ट्राई जस्ट कर रहा था। जैसे आपको मैंने कहा कि जब तक कोई नई चीज़ मतलब मेरे को आती है, जब तक मैं उसको कर ना लूँ, तब तक मुझे क्या बोलते हैं उसको, चैन नहीं पड़ता है, मतलब रिलैक्स नहीं हो पाता हूँ मैं। तो अभी ये कई देर से मैं ट्राई कर रहा था इसको, लेकिन ओपन नहीं हो रहा था। अभी एक बार और ट्राई करते हैं, अगर ओपन हो गया है तो अभी हम इसको एनालिसिस करते हैं, या फिर अगर आपको ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं इसको यहीं से मैं कट करके अगले वीडियो में इसको डाल दूँगा। देखता हूँ अगर अभी ओपन हो गया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली सेम ये होस्टिंग टाइम आउट आ रहा है, मतलब ये सर्वर का ही इश्यू है, मतलब जो एपिक का जो सर्वर है शायद वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। बाकी तो खुल रहा है। मैंने कुछ और ट्राई भी किया था, स्क्रिप्ट के थ्रू भी ट्राई किया था, लेकिन उधर भी एपिक का गाइडलाइन डाउनलोड नहीं हो रहा है, और मेरे पास एपिक का गाइडलाइन रखा है, लेकिन वो मेरे ऑफ़िशियल लैपटॉप में है। इस पर मैंने डाउनलोड कभी उसको नहीं किया था, और किया भी है, बल्कि इसमें कहाँ रखा है फ़ोल्डर एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है। तो अभी ये चल नहीं रहा है, तो इसके लिए अब हम इस पे एक सेपरेट वीडियो मतलब और बाद में बनाएँगे कंटिन्यूएशन में, ठीक है? तो अभी क्या है, ये गाइडलाइंस का जो मतलब आपको बता रहा हूँ, ठीक है? डिफरेंट गाइडलाइन में डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन पर्पस तो एक ही है। रास्ते कई हो सकते हैं, मंजिल तो एक ही है, डेस्टिनेशन हमारा एक ही है। तो जिसे बोलते हैं ना, सक्सेस इज़ द जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, मतलब कि सक्सेस आपका एक रास्ता है, जर्नी है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। तो अभी आपका अगर इन चीज़ों पर बिलीफ है, अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, तो डेफ़िनेटली आय आप मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप हर चीज़ को डीप में जाकर किसी एक चीज़ में पहले मास्टरी करें,
उसको लॉजिकली, कंसेप्चुअली और रीजनिंग के बेस पे, आपकी मतलब सोच के बेस पे, आपके विजुअलाइजेशन के बेस पे मैं कई सारे ऑडिट फेस करता हूँ। विजुअलाइजेशन मतलब ये जब रात को सोता हूँ ना, उस समय मतलब मैं अपने आप को ऑडिटर के सामने बैठा हुआ देखता हूँ। वो मुझसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, मैं क्वेश्चन भी मैं ही खुद क्रिएट करता हूँ, आंसर भी मैं खुद ही क्रिएट करता हूँ। कभी-कभी मैं ऑडिटर बन जाता हूँ, कभी-कभी मैं ऑडिटर बन जाता हूँ। इस तरह के विजुअलाइजेशन के बेस पे तो ये मतलब काफ़ी हेल्प करता है आपकी लर्निंग के लिए। तो मतलब अगर कोई एक चीज़ ऐसी मुझे आप कहें कि जो बेस्ट आपको सजेस्ट करूँ, तो वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बेस पे आप कुछ भी विजुअलाइज़ कर सकते हो, कुछ भी। आप अपने आप को चंद्रमा के ऊपर भी विजुअलाइज़ कर सकते हो। आप अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ भी विजुअलाइज़ कर सकते हो। आप अपने आप को पानी के ऊपर चलते हुए भी आप विजुअलाइज़ कर सकते हो। तो विजुअलाइजेशन की कोई लिमिट नहीं है। आप जो चाहो वो विजुअलाइज़ कर सकते हो। ठीक है? तो आप इसके बारे में सोचना। और अभी जो मतलब मैंने आपको बताया था कि क्लीनिंग के ऊपर हम कंप्लीट एपिक का स्टडी समझेंगे, तो वो अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ठीक है मैं इसको कल संडे है तो मैं इसको कल ट्राई करता हूँ। ठीक है? इवन मेरा कल एक क्लास भी है लाइव, ऑलमोस्ट 5 टू 6 आवर्स का एक क्लास है। तो ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो मैं उस क्लास के बाद में अटेंड करूँगा। और अगर आपकी इच्छा भी हो ज़ूम पे आने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। जब भी मैं इस ज़ूम मीटिंग को लाइव करूँगा, जब भी ये ज़ूम पे रिकॉर्ड करूँगा, तो आपको भी मैं इधर इसका लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप भी इसको ज़ूम से जॉइन कर ले सकते हो। और आपके अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हो। और अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो तो आप अगर सजेस्ट करो कोई टाइम, डेट वगैरह मिलकर आप सारा एक साथ कमेंट कर दो, तो हम सबके कमेंट के बेस पे लाइव सेशन भी रख लेंगे, फुल डे का लाइव रख लेंगे, जिसमें आपको मैं मतलब क्या बोलते हैं, सुई से लेके धागे तक, ए से लेके जेड तक, पूरा क्लीनिंग लेसन फुल डे में कवर कर दूँगा। उसके बाद आप खुद उसको विजुअलाइज़ करना, पढ़ना, हाइपोथेटिकली ड्रॉन करना, एक्सेल शीट बनाना, अपनी नोटबुक में उसको प्रैक्टिस करके देखना, सैंपलिंग करके देखना, पेन से आप सैंपलिंग कर लेना, ठीक है? आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो आप क्या करना कैंची से, सीज़र से आप उस 10 बाय 10 का टेम्पलेट, 4 बाय 4 इंच का टेम्पलेट, 16 बाय 16 इंच का टेम्पलेट भी आता है, 16 स्क्वायर इंच टेम्पलेट वो यूज़ कर सकते हो। आप अपनी पेन से उसके अंदर कॉपी के ऊपर रख के सैंपलिंग कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपने जो सैंपल किया है वो पूरा का पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप ब्रश यूज़ कर सकते हो, आपके अगर घर में पेंटिंग वगैरह कोई ब्रश है, तो वो ब्रश यूज़ करके आप इस तरह से स्वेप करो ताकि आपको पूरा पता चले आप सैंपलिंग कर रहे हो तो पूरा सरफेस एरिया स्वेप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर, ठीक है? उसके बाद अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर रेज़ करिए। आपको मैं फिर से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर आप चाहोगे उसपे मेरे से डिस्कस करना है वन टू वन, तो हम ज़ूम मीटिंग के थ्रू आपके साथ वन टू वन डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ओके, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा शायद, मतलब मैं तो इसको देख ही नहीं रहा हूँ, कब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट शायद अ, हाफ 45 मिनट से तो ज़्यादा हो ही गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिले और मैं आपके लिए और इस तरह से कई सारे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। So thank you for watching this video, and till then, best of luck and keep learning, keep growing, continuously rising, and whatever you want to achieve in your life. So all the best.